तो हीट एंड मास ट्रांसफर जो है इसमें हम स्टार्ट करेंगे कंडक्शन से। उसके बाद हम सेकंड पार्ट लेंगे कन्वेक्शन। इसके दो पार्ट होंगे बेसिकली। पहला होगा फ्री कन्वेक्शन, उसके बाद एक होगा फोर्स कन्वेक्शन। थर्ड पार्ट हम लेंगे रेडिएशन से। तो रेडिएशन का बहुत बेसिक फंडामेंटल्स पे हम बात करेंगे, रेडिएशन और रेडिएशन शील्डिंग्स पे हम कुछ बात करेंगे। उसके बाद आपका जो कन्वेक्शन का एप्लीकेशन है वो है हीट एक्सचेंजर। तो आपको हीट एक्सचेंजर से एक यूनिट है, एक पार्ट रहेगा, और एक पार्ट जो है वो बेसिकली मास ट्रांसफर है। इसका यहां किसी चीज से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। तो ऐसे करके हम इस सिलेबस को बहुत छोटे छोटे पैचेस में कवर करेंगे। तो आपको स्क्रीन और लॉजिक में दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ सर, दिख रहा है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली कंडक्शन जो है, आप इसको हीट एंड मास ट्रांसफर को हम थर्मोडायनेमिक्स से थोड़ा सा सेपरेट करेंगे। हीट ट्रांसफर में अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत कहीं पढ़ा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स में, तो हम थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेट्स की बात करते हैं। दो स्टेट्स होती हैं, जो स्टेट 1 और स्टेट 2 होती हैं, और इन स्टेट्स के बीच में जो हीट ट्रांसफर फिनोमिना होता है, तो हम चार पोटेंशियल डिफरेंसेस हीट ट्रांसफर में डिफाइन करते हैं। हम लोग जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में चार पोटेंशियल होते हैं। आपको ये पता होगा कि किसी भी चीज के फ्लो के लिए हमें पोटेंशियल का रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए हम बोलते हैं कि वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए, इस तरह से हम मैकेनिकल में हीट ट्रांसफर के लिए हम कुछ पोटेंशियल्स डिफाइन करते हैं। तो आपके यहाँ पे जब हम बात कर रहे होते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने चार पोटेंशियल डिफाइन करे होते हैं। एक एंथैल्पी डिफाइन किया होता है, एक एंट्रोपी डिफाइन किया होता है, एक गिब्स फंक्शन डिफाइन किया होता है, और एक हेल्महोल्ट्ज फंक्शन डिफाइन किया होता है। तो आप जो है वो ये चार पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। इन चार पोटेंशियल के कारण आपका थर्मोडायनेमिक्स बनता है। लेकिन हम कहीं भी थर्मोडायनेमिक्स में, हम थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा सा अलग कर रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप थर्मोडायनेमिक्स और हीट एंड मास ट्रांसफर में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है दैट इज बेसिकली डिपेंड ऑन द स्टेट्स ऑफ द कंडीशंस। तो स्टेट 1 और स्टेट 2 अगर डिफाइंड है आपके, और इनमें अगर किसी तरह का एंथैल्पी डिफरेंस है, इनमें किसी तरह का एंट्रोपी डिफरेंस है, इन दोनों में अगर गिब्स फंक्शन और पोटेंशियल फंक्शन में डिफरेंसेस हैं, तो आपकी प्रोसेस हायर पोटेंशियल फंक्शन से लोअर पोटेंशियल फंक्शन में अपने आप होती रहती है। मतलब आपका जो स्टेट है वो 1 से 2 की तरफ आएगा और अपने आप आएगा अगर इनमें इन चार पोटेंशियल डिफरेंसेस की अवेलेबिलिटी हो। हम इसमें कहीं भी टाइम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते कि आपके किस टाइम पे क्या प्रोसेस चल रही है। हमारा जो प्रोसेस है वो टाइम से इंडिपेंडेंट रहता है। हम कहीं भी किसी भी कंडीशंस पे टाइम की बात नहीं करते। ठीक है, तो यहां पे आपका जब हम हीट एंड मास ट्रांसफर की बात करते हैं, तो हमारे किसी भी सिस्टम में हीट ट्रांसफर की जो भी फिलॉसफीज हैं, हीट ट्रांसफर की अगर हम बात करना शुरू कर रहे हैं, तो हीट ट्रांसफर का आपका जो भी एस्पेक्ट है, थोड़ा सा टाइम पे आ जाइएगा, मोड स्विच करने में दिक्कत होती है। तो अगर हम हीट एंड मास ट्रांसफर की बात करते हैं, तो हमारे किसी भी सिस्टम में अगर हम उसके टेम्परेचर की प्रोफाइलिंग करें, मतलब किसी रॉड में किस टाइम पे क्या टेम्परेचर था, टाइम का फंक्शन अगर आपका टेम्परेचर जो है वो टाइम पे डिपेंडेंट होने लगे, हम अगर इसकी प्रोफाइलिंग करने लगे कि किस लेंथ पे, कितनी डिस्टेंस पे आपका टेम्परेचर T1, T2, T3, T4, T इंफिनिटी
अगर हम इस तरह से प्रोफाइलिंग करने लगे टेम्परेचर की, तो ये जो डोमेन है जिसमें हम हीट को टाइम का फंक्शन भी बना लेते हैं और हम किसी सिस्टम के अक्रॉस उसकी प्रोफाइलिंग करने लगते हैं, तो ये सिस्टम जो है वो हीट एंड मास ट्रांसफर के अंदर में आ जाता है। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर बेसिकली आपके किसी सिस्टम की ट्रांजिएंट एनालिसिस है जिसमें हम टाइम और टेम्परेचर के प्रोफाइलिंग शुरू कर देते हैं। आप टाइम के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर की बात करने लगते हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स जो है वो स्टेट्स पे डिपेंड करता है। आप एक स्टेट और दूसरी स्टेट, लाइक बलून है अगर आपका, तो बलून में अगर हवा भरी है तो वो स्टेट 1 है। अगर वो बलून खाली होके अपनी दूसरी स्टेट में पहुंच जाता है तो वो स्टेट 2 है। स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच का कोई भी प्रोसेस को हम दिमाग में नहीं रखते हैं, भले ही हम उसे कंटिन्यूम प्रोसेस कहते हैं, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसको हम आपका थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। और अगर आप किसी मेटल की बॉडी में या कहीं भी थर्मोडायनेमिक्स कंटूर बनाने में विश्वास रखते हैं, आपको ये पता हो कि लेट अज्यूम दैट कि एक मेटल पूल है, वो मेटल पूल 3 सेकंड बाद क्या टेम्परेचर होगा, उसका 5 सेकंड बाद क्या टेम्परेचर होगा, 9 सेकंड बाद क्या टेम्परेचर होगा। अगर आप इस तरह से कोई भी बात करना शुरू करेंगे तो ये चीजें जो हैं ये हीट एंड मास ट्रांसफर डील करेगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है दोनों चीजों में कि ये थर्मोडायनेमिक्स क्या है और हीट एंड मास ट्रांसफर क्या है। थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टेट्स की बात करते हैं, हीट एंड मास ट्रांसफर में हम लोकस और टेम्परेचर के प्रोफाइल की बात करते हैं, हम टाइम की बात करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो चलिए हम यहां से इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। हम कंडक्शन की बात कर रहे हुए, तो कंडक्शन में बोला ये गया कि हीट ट्रांसफर जो है, जो भी हीट फ्लो रेट है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है, और हम कंडक्शन को पहले बेसिकली डिफाइन कर लेते हैं कि कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है और रेडिएशन क्या है, वो ज्यादा बेटर होगा। तो चलिए कंडक्शन को थोड़ा सा समझ लीजिए। ये आप लोगों को लिखने आता है 5 नंबर के क्वेश्चंस में कि कंडक्शन को आप बेसिकली डिफाइन कैसे कर रहे हैं। तो अगर कोई मटेरियल या मेटल जो है वो एक दूसरे के मॉलिक्यूलर से अटैच्ड सिस्टम है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपने एक्सिस के अक्रॉस वाइब्रेट कर रहे हैं केवल, लेकिन ये अपना स्पेस या अपना लैटिस छोड़ नहीं पा रहे हैं। मतलब आप इसे अगर यहां से हीट दे रहे हैं या कोई भी एनर्जी दे रहे हैं और इसके मॉलिक्यूल अगर अपने प्लेस को छोड़ ना पाए और ये यहीं ऑसिलेट करना शुरू कर दे, और ये ऑसिलेशन के कारण अगर एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रेवल करती है, तो ऐसे सिस्टम में हीट ट्रांसफर को हम कंडक्शन कहते हैं। और यही रीजन है कि कंडक्शन जो है, अगर आप फ्लूइड और एयर की बात करें, अगर मैं एयर और फ्लूइड की बात करूं, आप यहां से हीट देना शुरू करेंगे तो यहां से एयर का पार्टिकल मूव करके भाग जाएगा और दूसरी जगह पे पहुंच जाएगा। वहीं आप फ्लूइड में अगर हीट देने की बात करेंगे तो फ्लूइड में भी वही होगा, अगर आप हीट देंगे या एनर्जी देंगे तो पार्टिकल मूव कर जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगर पार्टिकल मूव नहीं करता है और वो पार्टिकल अपने प्लेस पे ऑसिलेट करके अपनी वाइब्रेटिंग एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल करता है, इसमें ट्रेवल टाइम लगता है क्योंकि आपको एनर्जी को ट्रेवल करने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ता है। तो यही रीजन है कि ये मेटल में होता है। कुछ प्रॉपर्टी आप अपनी दिमाग में रखिएगा। तो अगर हम मेटल में हीट ट्रांसफर की बात करेंगे, मेटल्स में हीट ट्रांसफर की बात करेंगे तो हमारा कंडक्शन पिक्चर में आ जाएगा। ठीक है, और कंडक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होगा वो मेटल शो करेंगी, क्योंकि मेटल में एलिमेंट्स जो हैं वो अपने एक्सिस के अबाउट ऑसिलेट करते रहेंगे। जितनी मेटल की डेंसिटी ज्यादा होगी उसका हीट ट्रांसफर फिनोमिना उतना ज्यादा होगा। ये बहुत बेसिक बात है कि अगर मैं इन एटम्स की डेंसिटी बढ़ा दूं या इन एटम को अगर मैं कोरस रखूं थोड़ा सा, तो आप खुद देखिए कि मेटल की अगर डेंसिटी ज्यादा है तो इनके पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रेवल करने में कम समय लगेगा, और अगर आपका मटेरियल कोरस है, उसमें दूर दूर है पार्टिकल्स, तो यहां से यहां एनर्जी ट्रांसफर करने में
मुझे समय ज्यादा लगेगा। तो आप इसको बहुत क्लियर बोल सकते हैं कि जिन मेटल्स की, जिन मटेरियल्स की डेंसिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, उन मेटल का हीट ट्रांसफर फिनोमिना जो है वो ज्यादा होता है। और यही रीजन है कि डायमंड्स जो होता है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है नॉन मेटल और नॉन मेटल, अगर मैं एक साथ कर लूं तो। अदरवाइज कॉपर जो होता है वो हमारा ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है एज कंपेरेटिव टू आपका कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन जो है वो कंपेरेटिवली कोरस मटेरियल है। कास्ट आयरन में मॉलिक्यूल्स के बीच में ग्रेफाइट के कुछ पार्टिकल्स होते हैं और ये थोड़ा पोरस होता है, और यही रीजन है कि कास्ट आयरन में हीट ट्रांसफर जो है वो कंपेरेटिवली स्लो होता है एज कंपेरेटिव टू कॉपर और एयू और एजी। मतलब सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनमें हायर थर्मल कंडक्टिविटीज होती है कंपेरेटिव टू कास्ट आयरन एंड स्टील, क्योंकि इन मटेरियल्स की डेंसिटीज कंपेरेटिव टू अदर मटेरियल्स ज्यादा होती है। तो मॉलिक्यूलर डेंसिटी की बात कर रहे हैं। अब आते हैं आप, अगर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करने में की कैपेबिलिटीज रखते हैं, अगर हम किसी सिस्टम में इस तरह के पार्टिकल्स जो अपनी वेलोसिटी गेन कर लेते हैं और चले जाते हैं मूव करके, तो हम इसे कंडक्शन की जगह कन्वेक्शन कहते हैं। तो कन्वेक्शन वो फिनोमिना है जिसमें पार्टिकल्स एनर्जी लेके अपने प्लेस से मूव कर जाते हैं। इसके क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर वेलोसिटीज जो है पार्टिकल्स की या एयर की वेलोसिटी जो फ्लो हो रही है हीट ट्रांसफर के लिए, मतलब एक अगर मैं मेटल की सरफेस बोलूं या कोई भी सरफेस बोलूं, और यहां से अगर एयर फ्लो हो रही है या वाटर फ्लो हो रहा है, इसकी वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकेंड से कम है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर ये वेलोसिटीज 10 मीटर पर सेकेंड से कम है तो ये फ्री कन्वेक्शन कहलाता है। अगर ये वेलोसिटीज ग्रेटर देन 10 मीटर पर सेकेंड है तो हम इसे फोर्स कन्वेक्शन कहते हैं। तो अगर आप इसमें बाइक से जो हीट ट्रांसफर होता है उसमें हम सिंपल है, अगर खड़ी है बाइक या बहुत फर्स्ट गियर पे मूव कर रही, जो फिन्स के थ्रू या सिलेंडर से जो हीट ट्रांसफर होता है वो फ्री कन्वेक्शन की कैटेगरी में आएगा। और अगर बाइक जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा तेज स्पीड से मूव हो रही है तो उसमें जो हीट ट्रांसफर होगा वो फोर्स कन्वेक्शन की कैटेगरी में आएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं फ्री और फोर्स कन्वेक्शन में? अगर आपको कहीं कुछ ऐसा लग रहा है पेस में थोड़ा सा हो तो आप बता दीजिएगा, कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत हो तो प्लीज बोल दीजिएगा। नो सर, क्लियर है अभी। ठीक है, तो यहां पे अब हम जो थर्ड पैच स्टार्ट कर रहे हैं वो है रेडिएशन का। मैं रेडिएशन का भी आपको थोड़ा सा सर कंडक्शन हाँ बोलिए बोलिए। सिर्फ सॉलिड में ही होता है सर कंडक्शन? कंडक्शन केवल सॉलिड में होगा। अगर हम सॉलिड में, क्योंकि हम मॉलिक्यूल को मोशन फ्रीडम नहीं देंगे, तो सॉलिड में ही मॉलिक्यूल को मोशन का फ्रीडम नहीं होता है। और कई बार हम क्या करते हैं कि अगर दो वॉल्स के बीच में एयर को ट्रैप कर दिया है, जैसे हम थर्मस की बात करते हैं, तो थर्मस में क्या होता है, आपकी दो वॉल के बीच में हम एयर को ट्रैप कर देते हैं, ठीक है। उस केस में क्या होता है, एयर का मूवमेंट नहीं होता है, तो वहां भी हम कंडक्शन फिनोमिना लेते हैं। क्योंकि एयर को भागने की जगह नहीं मिलती है तो एयर की वेलोसिटीज हम जीरो ले लेते हैं, और अगर एयर की वेलोसिटी जीरो है तो एयर भी एक्ट एज ए कंडक्टिव मटेरियल। पर ये वो एक टिपिकल केस है जब आप एयर को ट्रैप कर देते हैं बहुत छोटे से प्लेस में। अदरवाइज एयर के हम थर्मल कंडक्टिविटी की बात नहीं करते, पर फिर भी अगर आप एयर को एज ए थर्मल कंडक्टिव मटेरियल बनाएंगे तो एयर की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत छोटी होती है, और वही डायमंड की थर्मल कंडक्टिविटी करीब करीब 1000 के आसपास होती है। तो आप एयर और डायमंड की थर्मल कंडक्टिविटी के बीच में डिफरेंस देख सकते हैं। वही थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर की 400 और 480 के आसपास होती है। मैं यूनिट्स की बात बाद में करूंगा, पर अभी केवल न्यूमेरिक वैल्यूज की बात कर रहा हूं।
तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो आपके जितने भी बाउल होते हैं, आप लोगों ने थर्मस देखे होंगे, बाउल्स देखे होंगे, सूप के बाउल देखे होंगे, उनके बीच में जो कैविटी बनाई जाती है उसमें एयर को ट्रैप कर दिया जाता है। और टिफिन आपने देखे होंगे घरों में, तो वो टिफिन जो होते हैं उनके बीच में भी हम एयर को वहां ट्रैप कर देते हैं, तो एयर एक्ट एज ए बैड कंडक्टर। और यही रीजन है कि एयर की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत कोरसली पैक्ड होते हैं और वो ऑसिलेट करके एनर्जी ट्रांसफर करने में काफी समय लेते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे ये स्पेशल केस है जब हम एयर में थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। अदरवाइज कंडक्टिविटीज जो है वो ओपन स्पेस में हो, अगर मटेरियल को फ्री छोड़ दिया जाए तो केवल मेटल्स जो हैं वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। हम लिक्विड और फ्लूइड की बात नहीं करते हैं जब हम थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं। तो क्लियर है? यस सर। ओके, तो कंडक्टिविटी ये हो गई। हम अब कन्वेक्शन में, मैंने आपको बोला सिंपल एक क्राइटेरिया है, अगर किसी सरफेस के ऊपर से वेलोसिटीज जो हैं वो 10 मीटर पर सेकंड से ज्यादा हो जाएं और कम हो जाएं। अगर 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी ज्यादा हो जाएंगी तो हम इसे फोर्स कन्वेक्शन कहते हैं। अगर 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटीज कम हो जाएंगी तो ये जनरली फ्री कन्वेक्शन की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, हम इनके मैथमेटिक्स, इनके लॉजिस्टिक्स हम बाद में पढ़ेंगे। अब आप आते हैं कि रेडिएशन पे। ठीक है, तो रेडिएशन को थोड़ा सा समझ लीजिए। रेडिएशन में हमारा जो एनर्जी ट्रांसफर है वो E इक्वल्स टू mc² के फॉर्म में होता है। मतलब हमारे जो भी पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, मतलब क्वांटम एनर्जी या फोटोनिक एनर्जी के थ्रू पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी एनर्जी लेके मूव कर जाते हैं। इसको किसी तरह के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब हम बिना मीडियम के E इक्वल्स टू mc² आपने पढ़ा होगा, जहां m जो है वो मास ऑफ द फोटॉन्स है और v जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट बोल सकते हैं या वेलोसिटी ऑफ फोटोन बोल सकते हैं। यहां पे ये एनर्जी पैकेज है जिसे हम क्वांटम या जिसे हम फोटोन पैकेज कहते हैं। तो इनका जो मास है वो मास फॉर्म में एनर्जी लेके पार्टिकल मूव कर जाता है। तो जो सन से एनर्जी अर्थ पे आती है वो इसी फॉर्म में आती है। इसमें जो बेसिक क्राइटेरिया है जो हमको पता होना चाहिए वो ये है कि जब टेम्परेचर डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो, ठीक है, जब आपके टेम्परेचर डिफरेंसेस जो हैं उनकी एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो तब रेडिएशन पिक्चर में आता है। यहां ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, यहां पे हमको मीडियम चाहिए कन्वेक्शन में, कंडक्शन में भी आपको मीडियम चाहिए, यहां आपको सॉलिड चाहिए, यहां आपको लिक्विड या गैस चाहिए। पर आपको रेडिएशन में, वैक्यूम में ये सबसे अच्छा होता है क्योंकि इन E इक्वल्स टू mc² के मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पार्टिकल्स बहुत इजीली मूव करते हैं, कोई ऑब्स्टेकल नहीं होता है। तो ऑब्स्टेकल नहीं होने के कारण रेडिएशन जो है वो ज्यादा अच्छा ट्रेवल करता है। तो रेडिएशन जो है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है आराम से। क्वांटम पैकेजेस जो है वो मूव करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जो हमारे पास सन से आ रही होती है। तो सारी एनर्जीज जो है वो इस फॉर्म में आती हैं और ये वैक्यूम में सबसे अच्छा होता है। वैक्यूम होगा तो रेडिएशन फिनोमिना सबसे अच्छा होगा। डेंस एनवायरनमेंट अगर होगा, आप देखते हैं बादल होते हैं तो सूरज से लाइट कम आती है, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है अगर बादल होते हैं तो आप बिल्कुल क्लियर समझ रहे हैं कि आपका जो ऑब्स्टेकल है बीच में डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ट्रेवल करने में दिक्कत होगी पार्टिकल्स को, और पार्टिकल्स जो है उनका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा अर्थ तक पहुंचने में। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये रेडिएशन कहलाते हैं। रेडिएशन में थर्मल ग्रेडियंट्स जो हैं वो बहुत मैसिव होने चाहिए। तो अगर आप बोलते हैं कि घर में ट्यूबलाइट से हीट ट्रांसफर होता है तो तीनों फिनोमिना से हीट ट्रांसफर होगा। अगर घर में कोई ट्यूबलाइट चल रही है, आपसे कोई वाइवा में क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपसे बोला जाए कि अगर घर में कोई बल्ब या ट्यूबलाइट जल रहा है तो उससे हीट ट्रांसफर हो रहा है क्या,
तो हाँ बिल्कुल हो रहा है। अगर आप बल्ब की बात करते हैं और बल्ब से हीट ट्रांसफर के फिनोमिना की बात करते हैं, तो तीनों केसेस में हीट ट्रांसफर होगा। कंडक्शन से होगा हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन से होगा हीट ट्रांसफर, और रेडिएशन से भी होगा हीट ट्रांसफर। क्योंकि जितने भी फिनोमिना है वो सब पिक्चर में आएंगे। कंडक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होगा वो उसकी सरफेस गर्म होगी, और उसके थ्रू जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कन्वेक्शन से हो कंडक्शन से होगा। कन्वेक्शन के लिए आप उसके साथ जो एयर अटैच है, उसके नेबरिंग एनवायरनमेंट में जो भी एयर अटैच है, उसके कारण वो पार्टिकल को गर्म कर रही है और वो पार्टिकल मूव कर रहा है, उसके कारण हीट ट्रांसफर होगा। रेडिएशन, आप जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उसका टेम्परेचर T1 है और इसके अंदर का टेम्परेचर T2 है, तो T1 और T2 के बीच में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है थ्रू द एनवायरनमेंट, केवल बिना एनवायरनमेंट के किसी इफेक्ट के जो थर्मल ग्रेडियंट के कारण हीट ट्रांसफर हो रहा है, उसके कारण रेडिएशन से हीट ट्रांसफर होगा। अगर आप इसे मोटा मोटी परसेंटेज में दिखाएंगे तो 2-3% के आसपास हीट ट्रांसफर कंडक्शन से होगा। 60-70% हीट ट्रांसफर जो है, 60 से 70% हीट ट्रांसफर जो है वो कन्वेक्शन के थ्रू होगा, और 20-25% हीट ट्रांसफर जो है वो रेडिएशन के थ्रू होगा। तो आप इनका सम जो है वो 100 कर दीजिए। तो आपको ये एक जनरल एस्पेक्ट है समझाने के लिए कि अगर किसी बल्ब के थ्रू या किसी भी एलिमेंट के थ्रू जो भी हीट डिसिपेट कर रही है, उसमें हीट ट्रांसफर अगर आप निकालना चाहें, अगर वो मेटल नहीं है और आपको ऐसी कोई भी जनरल चीज होती है, तो तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफर अवेलेबल होते हैं हमेशा। ये एकदम जीरो कभी नहीं होते। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है। सर आपने रेडिएशन बोला, ये जो बल्ब के अंदर होगा वो रेडिएशन है? बल्ब के सरफेस का देखिए, बल्ब के अंदर जो भी नहीं, अंदर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। लेट अज्यूम दैट कि ये बल्ब है और यहां पे आप बैठे हुए हैं, तो इनके बीच में आपका एनवायरनमेंट है। तो बल्ब का जो फिलामेंट है, मैं अज्यूम कर रहा हूं क्योंकि हीट ट्रांसफर तो बल्ब के फिलामेंट के टेम्परेचर से होगा, तो बेसिकली आपका टेम्परेचर यहां बल्ब का फिलामेंट का टेम्परेचर 30, आप इसको 230 डिग्री पे है, लेट अज्यूम दैट कि बल्ब का फिलामेंट, और यहां से जो हीट है वो आप जो बॉडी है आपकी वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो आपका जो टेम्परेचर है इन दोनों के T⁴ के प्रोपोर्शनेट होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट के पावर 4 के प्रोपोर्शनेट होता है। तो इसीलिए ये जो हीट ट्रांसफर होता है ये रेडिएशन कहलाता है। अभी हम इस पे मतलब इनके मैथमेटिक्स की बात बाद में करेंगे, पर हम दो बॉडीज के बीच में जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा होगा, हम उसके बेसिक लॉजिक की बात कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, तो ये जो हीट ट्रांसफर है, तो किसी भी सिस्टम में, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली तीनों फॉर्म में हीट ट्रांसफर करती रहती है। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर जो है वो, अगर आप जैसे किसी के बिस्तर के कांटेक्ट में हैं या आप किसी सिस्टम के कांटेक्ट में हैं, तो आप कंडक्शन के थ्रू हीट लॉस करते हैं। आपकी बॉडी जो है उसमें एयर का फ्लो हो रहा है, तो कन्वेक्शन कंटिन्यूअस होता है, स्वेटिंग होती है, तो कन्वेक्शन और इवोपरेशन के थ्रू आप हीट लॉस करते हैं। और थर्ड फॉर्म जो है वो, कोई भी बॉडी के आसपास का एलिमेंट अगर वो लोअर टेम्परेचर पे है, तो हम उसके थ्रू भी जो हीट ट्रांसफर करते हैं, तो वो थर्ड फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, दैट इज नोन एज रेडिएशन से हीट ट्रांसफर। तो ये तीनों हीट ट्रांसफर फॉर्म हमेशा अवेलेबल होते हैं। इनके परसेंटेज जरूर बढ़ते घटते रहते हैं, पर ये कभी भी जीरो नहीं होते। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम कंडक्शन पे आते हैं। और चलिए, तो बेसिकली कंडक्शन जो है वो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि कंडक्शन में हमारा हीट ट्रांसफर जो है वो मेटल के मॉलिक्यूलर ऑसिलेशन पे डिपेंड करता है, और इसको फोरियर ने एक्सप्लेन किया था। तो ये फोरियर लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर भी कहलाता है।
तो आप थोड़ा सा यहां इसको समझ लीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं। तो हीट ट्रांसफर जो है वो अगर मेटल के थ्रू हो रहा है, मैं एक छोटा सा एरिया बना दे रहा हूं, यहां से कोई हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो वो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के प्रोपोर्शनेट होगा। जितना बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा। तो हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन। इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहला, इसके अंडरस्टैंडिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। ये लॉ आपको लिखने आ रहे हैं तो कृपया करके इसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू, तो कंडक्टिव हीट ट्रांसफर, मैं QC लिख रहा हूं, कंडक्टिव हीट ट्रांसफर इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन। अगर मैं एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ा देता हूं, ये एरिया क्रॉस सेक्शन अगर आप बढ़ा देंगे तो हीट ट्रांसफर जो है वो बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा हीट एरिया होगा उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा। और यही रीजन है कि आप पिस्टन सिलेंडर होता है जो उसके ऊपर फिन्स जो होती है वो लगाते हैं, क्योंकि आपका एरिया, आप लोगों ने देखा होगा चाय जब आप पीते हैं तो आप उसको ठंडा करने के लिए एक प्लेट में डाल देते हैं, क्योंकि आप उसका सरफेस एरिया बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाना चाहेंगे इसका मतलब है कि आप उसको जल्दी ठंडा कर रहे हैं। ठीक है, तो कंडक्टिव हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन। सेकेंड, इसी को मैं बोल रहा हूं, कंडक्टिव हीट ट्रांसफर इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। मतलब अगर दो बॉडी के बीच, दो सरफेस के बीच का टेम्परेचर, अगर मान लीजिए यहां का टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहां का टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दूसरे केस में यहां का टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरे पॉइंट का टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहां पे हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? और यहां का हीट ट्रांसफर जो है वो कंपैरेटिवली कम होगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो हीट ट्रांसफर जो है वो प्रोपोर्शनल टू होता है थर्मल ग्रेडियंट के। कोई दिक्कत? नो सर। तो हीट ट्रांसफर के दो प्रोपोर्शनैलिटी की बात कर रहा हूं। तीसरा मैं बोल रहा हूं कि अगर आपकी रॉड की लेंथ जिसके थ्रू आप हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, इसमें अगर लेंथ ज्यादा है तो हीट ट्रांसफर कम होगा, और अगर लेंथ कम है, ये यहां तक लेंथ है, तो हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम मिलेगा इसको ऑसिलेशन का। और अगर आपकी ये लेंथ ज्यादा है तो हीट ट्रांसफर जो है वो कम होगा। तो बेसिकली कंडक्टिव हीट ट्रांसफर इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1 लेंथ, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द रॉड या लेंथ ऑफ द मटीरियल। कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इन तीनों को क्लब कर रहा हूं। मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। कंडक्टिव हीट ट्रांसफर एरिया क्रॉस सेक्शन के प्रोपोर्शनेट होता है। कंडक्टिव हीट ट्रांसफर टेम्परेचर ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनेट होता है। फिर थर्मल जो कंडक्टिव हीट ट्रांसफर है वो लेंथ के, जिसके अक्रॉस हीट ट्रांसफर हो रहा है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो मैं जब इन तीनों फॉर्मुलेशंस को क्लब करता हूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि कंडक्टिव हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू ए डेल्टा टी अपॉन एक्स। कोई दिक्कत? मैं यहां प्रोपोर्शनैलिटी यूज कर रहा हूं और तीनों को मैंने क्लब कर दिया है। तो मैं इसको फिर से रीराइट करता हूं और यहां पे मैं एक छोटा सा एस्पेक्ट लिख देता हूं अब कि कंडक्टिव हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन। Conductive heat transfer is proportional to thermal gradient, a temperature difference. Conductive heat transfer is proportional to 1/length। अगर आपको लेंथ लिखने में L में कोई दिक्कत नहीं है, आप L लिख सकते हैं। इन तीनों को मैं क्लब कर रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं कंडक्टिव हीट ट्रांसफर बेसिकली एरिया क्रॉस सेक्शन डेल्टा T अपॉन L के प्रोपोर्शनेट होगा।
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को मैं मटेरियल प्रॉपर्टी कहता हूं और मैं इसे डिफाइन करता हूं के ए डेल टी अपॉन डेल एक्स से। ठीक है, मैंने टेम्परेचर डिफरेंस को डिफरेंशिएशन की टर्म्स में dt लिख लिया है, चेंज इन लेंथ को मैंने dx लिख लिया है। इसे मैं बेसिकली थर्मल ग्रेडियंट कह रहा हूं। तो आप अगर इसको दूसरी तरह से थर्मल ग्रेडियंट, कुछ बुक्स जो हैं वो इसको ऐसे डिफाइन करती हैं कि कंडक्टिव हीट ट्रांसफर is proportional to area cross section and conductive heat transfer is also proportional to temperature gradient of the material। ठीक है, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, पर अच्छा तरीका यह है कि आप इस तीनों को इस तरह से डिफाइन करें कि कंडक्टिविटीज जो है वो एरिया क्रॉस सेक्शन के प्रोपोर्शनेट होता है, कंडक्टिविटी टेम्परेचर ग्रेडियंट के भी प्रोपोर्शनेट होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनेट होता है और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिफाइन करते हैं और उसके बाद जब हम इसे क्लब करते हैं तो ये हमको इस तरह का फॉर्मुलेशन देता है, जहां k को हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, जहां k को हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये आपका फोरियर लॉ है, फोरियर्स लॉ फॉर कंडक्टिव हीट ट्रांसफर। अब यहां पे थोड़ा सा मैं आपको इस लॉ के एक क्रिटिकल पार्ट जो है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप किसी सॉलिड में से हीट ट्रांसफर शुरू करते हैं, इनर सरफेस का टेम्परेचर T1 और T2, लेट अज्यूम दैट मैं इसे 400 डिग्री और इसे 200 डिग्री ले रहा हूं, तो हीट जो है वो 400 से 200 डिग्री की तरफ जाएगी। तो ये जो टेम्परेचर का प्रोफाइल है वो इस तरफ आपका जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है तो आपका जो प्रोफाइल है वो नेगेटिव आएगा। मतलब आपका ये जो स्लोप है, ये स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और इसीलिए आपका ये dt बाई dx जो है, जो यहां पे dt बाई dx आप देख रहे हैं, ये नेगेटिव स्लोप होता है। और इसको कंपनसेट करने के लिए हम QC की वैल्यू को यहां पे नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आप कंडक्टिविटी का फॉर्मुलेशन देखेंगे, जब हम थर्मल कंडक्टिविटी का इक्वेशन दिखते हैं, फोरियर इक्वेशन, तो वो माइनस के ए क्रॉस सेक्शन डेल टी बाई डेल एक्स होती है। ठीक है, ये फोरियर लॉ कहलाता है, जहां पे ये नेगेटिव साइन जो है उसका सिंपल इंप्लीमेंटेशन ये है कि आपका लेंथ के अक्रॉस, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है उसके अक्रॉस डेल टी बाई डेल एक्स है जो वो नेगेटिव स्लोप देता है। और हम इस नेगेटिव स्लोप को कंपनसेट करने की, क्योंकि हीट ट्रांसफर एक पॉजिटिव या क्वांटिटेटिव मैग्नीट्यूड है, हम उसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, हम इसके डायरेक्शनैलिटी की बात नहीं कर रहे होते हैं। तो आपको जब ये कंडक्टिविटी में हीट ट्रांसफर फिनोमिना देखा जाता है तो हम ये बोलते हैं कि हीट ट्रांसफर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे जाता है। तो ये डेल टी बाई डेल एक्स जो है वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रहता है, और यही रीजन है कि डेल टी बाई डेल एक्स की वैल्यू जो है वो स्लोप जो है वो नेगेटिव होता है। ये स्लोप हमेशा आपको ऐसा मिलेगा, और इस नेगेटिव स्लोप के कारण आपको हीट ट्रांसफर को हम, क्योंकि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ये हम इसकी क्वांटिटिव फिलॉसफी की बात कर रहे होते हैं, और यही रीजन है कि हम इसकी क्वांटिटी को पॉजिटिव करने के लिए इसमें एक माइनस साइन यूज करते हैं। लॉजिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? सर ये नेगेटिव स्लोप वाला पार्ट एक और बार आप रिपीट कर देंगे? एक मिनट में कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं ये बोलता हूं कि जब आप, ये एक एलिमेंट है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ये आप देखिए, ये एक मेरा एलिमेंट है। इस एलिमेंट में
ये 0 लेवल पे है और मैं इस तरफ लेंथ पे जा रहा हूं, तो ये मेरी पॉजिटिव लेंथ है। ठीक है, मेरी यहां पे लेंथ जो है या चेंज इन लेंथ जो है वो पॉजिटिव है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो हमारी हीट अगर यहां से ऐसे फ्लो हो रही है, ये अगर मेरा हीट फ्लो का रास्ता है, इसका मतलब ये है कि यहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा और यहां का टेम्परेचर कम होगा, तभी हीट ऐसी फ्लो हो रही है। ये डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो है। तो यहां का टेम्परेचर लेट अज्यूम दैट 400 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहां का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आपका जो हीट का प्रोफाइल होगा वो इस तरह से चेंज होगा। ठीक है, मतलब मेरी लेंथ अगर इस तरफ बढ़ रही है तो मेरा टेम्परेचर डिफरेंस इस तरफ कम हो रहा है। मतलब आपका डेल्टा टी जो है, जिसे आप dt बोल रहे हैं, ये dt को अगर आप निकालना चाहें तो हम बेसिकली इनर टेम्परेचर माइनस आउटर टेम्परेचर करते हैं हर जगह पर। क्योंकि आप x की लेंथ में यहां बढ़ रहे होते हैं तो आपको बेसिकली करना ये चाहिए कि दिस अपॉन दिस, और लेट अज्यूम दैट कि ये 1 मीटर की लेंथ है तो डिवाइडेड बाय 1 मीटर करेंगे आप dt बाई dx करने के लिए। dt बाई dx करेंगे तो ये -300 अपॉन 1 मीटर आएगा, जो कि माइनस है स्लोप। स्लोप जो है वो नेगेटिव हो जाएगा यहां। यस सर, यस सर। ठीक है, और ये क्योंकि ये क्वांटिटी हमको पॉजिटिव डिफाइन करनी है, तो हम क्योंकि हम x पे इस तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी लेंथ ऐसे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो ये यहाँ पे 300 डिग्री आएगा, यहाँ पे 200 डिग्री आएगा और यहाँ हम 100 डिग्री पे पहुंच जाएंगे। तो जैसे जैसे आपकी लेंथ बढ़ रही है टेम्परेचर नीचे जाता जा रहा है, और यही रीजन है कि डेल टी बाई डेल एक्स जो है वो हमेशा नेगेटिव शो होगा। सो डेल टी बाई डेल एक्स जो है वो हमेशा जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही है वो नेगेटिव होगा। क्वांटिटी हमको नेगेटिव में पसंद नहीं है, हम हीट ट्रांसफर को नेगेटिव में नहीं लिखना चाहते हैं। ये एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। ठीक है, और यही रीजन है कि हम इसमें माइनस का साइन मल्टीप्लाई करके इस क्वांटिटी को अपने लॉजिकल एस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक छोटा सा कंडक्शन का पैच। इसको हम बेसिकली थोड़ा सा रीराइट में हल्का सा कर लूं और फोरियर लॉ के बेसिस पे मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं कि फोरियर लॉ जो है, फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन कहता ये है कि मैं एरिया क्रॉस सेक्शन के प्रोपोर्शनेट रहूंगा, मैं dt बाई dx के प्रोपोर्शनेट रहूंगा। dt बाई dx जो है वो एक नेगेटिव टर्म है, और क्योंकि हीट ट्रांसफर एक पॉजिटिव फिनोमिना है, मैं एक क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं इसके साथ एक dt बाई dx के साथ मैं एक नेगेटिव टर्म यूज करूंगा। उसके बाद मैं प्रोपोर्शनैलिटी को कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज कर रहा हूं, जिसे मैं थर्मल कंडक्टिविटी कहता हूं, और यही थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो मेरे इस लॉ को फोरियर लॉ में कन्वर्ट कर देती है। तो कुल मिला के ये आपका एक फोरियर लॉ बन जाता है, जहां पे कंडक्टिव हीट ट्रांसफर एरिया क्रॉस सेक्शन और थर्मल ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनेट होता है। लेंथ के अक्रॉस थर्मल ग्रेडियंट नेगेटिव स्लोप शो करता है, और यही रीजन है कि मैं नेगेटिव मल्टीप्लाई करके इसे क्वांटिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। इसे हम फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन कहते हैं। अब कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं हम इसी में। कंडक्शन को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस थर्मल कंडक्टिविटी की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट जो होती है उस पे आप थोड़ा सा देख लीजिए। हम हीट ट्रांसफर को वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ पे अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये हीट ट्रांसफर या फ्लो रेट है, ठीक है, हीट फ्लो रेट है।
यहाँ पे ए जो है वो एरिया है, तो आप इसको मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। टेम्परेचर को मैं डिग्री सेंटीग्रेड में लिख रहा हूं, लेंथ को मैं मीटर में लिख रहा हूं। यहाँ पे के की यूनिट है, तो ये के को लिख दिया है आपने। इसके साथ हम यहाँ पे क्यूसी लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्यूसी जो है वो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को आप लोगों ने किस फॉर्म में लिखना है हम उसकी बात करेंगे। तो ये हीट मीटर से मीटर स्क्वायर चला जाएगा, और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो आ जाएगा वॉट, मतलब अगर के की यूनिट निकालें तो वॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड, मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, या आप इसको जिस भी फॉर्म में लिखना चाहे, वॉट पर मीटर डिग्री केल्विन भी लिख सकते हैं। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आप उस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो यूनिट है ये होती है थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट। हम एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। तो एसआई यूनिट में हमारा जो थर्मल कंडक्टिव है वॉट पर मीटर डिग्री केल्विन, हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है। अब थोड़ा सा थर्मल कंडक्टिविटी के एक एस्पेक्ट्स को देख लीजिए कि वो कैसे कैसे चेंज हो रही है। मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूं। थर्मल कंडक्टिविटीज जो है वो डेंसिटी पे डिपेंड करती होती हैं और इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग्स पे भी डिपेंड करती हैं। जरूरी नहीं है कि ये केवल उस पे डिपेंड करें। तो एक थोड़ा सा देख लीजिए कि ये डायमंड जो है इसकी थर्मल कंडक्टिविटीज जो होती हैं वो किस इस रेंज में होती हैं। वहीं एयू और एजी जो होते हैं, सोना या चांदी, इनकी थर्मल कंडक्टिविटीज जो है वो करीब करीब 480-490 वॉट पर मीटर केल्विन पे होती है। आपकी कॉपर जो होता है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी 420 वॉट पर मीटर केल्विन होती है। वहीं अगर आप स्टील की बात करते होते हैं तो ये 100 के आसपास होती है। कास्ट आयरन की बात करते होते हैं तो ये करीब करीब 80-70, और अगर हम एयर की बात करते होते हैं इससे तो वो 0.02 वॉट पर मीटर केल्विन के आसपास होती है। इसका मतलब ये है कि आप जैसे जैसे डेंसिटीज को कम करते जाते हैं, ठीक है, ये कास्ट आयरन है, तो आपका जो थर्मल कंडक्टिविटी के की वैल्यूज है, तो ये के की वैल्यूज के लिए आपको टेबल चाहिए होती है, आपको मटेरियल स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए, और इनमें कौन से एडिटिव मिले हैं ये उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है जो मेटल के बॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करता है, और इसलिए हम इसको मतलब इसको निकालना, इसके लिए बहुत एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं इसको निकालने के लिए। तो अगर आपसे कोई बोले कि नॉन मटेरियल में थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो आंसर है डायमंड का। अगर मेटल्स की बात नहीं करता और मटेरियल की बात करता है, क्योंकि डायमंड मेटल नहीं है, तो अगर आप मटेरियल की बात करेंगे तो आप डायमंड बोलेंगे, और अगर आप मेटल्स की बात करेंगे तो कई केसेस में एयूएजी की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, और कई केसेस में हम मेटल्स की बात करें या नॉन मेटल इंजीनियरिंग मटेरियल की बात करें तो कॉपर को हम बोलते हैं कि कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटीज जो है वो ज्यादा रहती हैं। और यही रीजन है कि आप लोगों के जितने बर्तन होते हैं आप लोगों ने देखे उनमें कॉपर का बेस होता है, ठीक है। तो कुछ ध्यान है आपको ऐसा? यस सर। ठीक है। तो कॉपर का बेस जो होता है वो आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा सा कॉपर को, थोड़ा सा मटेरियल जो होता है वो नीचे बेस को कॉपर का बना दिया जाता है, और उसका रीजन यही है कि कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए वो यूनिफॉर्म हीटिंग शो करता है। तो नीचे वो पूरा मटेरियल जो होता है वो एक ही टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर कर लेता है, तो आपका जो नीचे का जो सरफेस है, हीटिंग सरफेस है, वो यूनिफॉर्मली हीट होता है। तो ये रहा आपका कंडक्शन का फिनोमिना। अब हम इसके रेजिस्टेंस की बात करते हैं। मैं इसको उसमें कन्वर्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा टेक्निकलिटी इसकी
समझ लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको इलेक्ट्रिक नेटवर्क में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। तो हमारा जो हीट ट्रांसफर है कंडक्शन के थ्रू, उसको आप लिख रहे हैं QC इक्वल्स टू माइनस KA डेल T बाई डेल एक्स, ठीक। और हम ओम्स लॉ लिखते हैं, तो हम करंट जो है उसके लिए हम बात करते हैं, तो आप क्या लिखते हैं, V इक्वल्स टू IR, ठीक है। तो अगर मेरे को, मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूं तो, या करंट की बात करूंगा तो I इक्वल्स टू डेल्टा V बाई R लिखेंगे आप इसको, ठीक है। फ्लो ऑफ करंट की बात करेंगे तो, या करंट फ्लो की बात करेंगे तो चेंज इन वोल्टेज अपॉन रेडियस, मतलब आप वो करेंगे चेंज इन वोल्टेज या डिफरेंस इन वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो हम इस चीज को इससे मैप कर रहे हैं, ध्यान दे थोड़ा सा। तो मैं अपने केस में जो करंट है वो मैं मैप कर रहा हूं कंडक्टिव हीट से, ठीक है। तो ये हीट फ्लो है जो, वो मेरा करंट फ्लो की इक्वलिटी में रख रहा हूं मैं। सो दैट इज इक्वल्स टू, जो वोल्टेज डिफरेंस है मेरे लिए, वो मेरे लिए टेम्परेचर डिफरेंस के इक्वलेंसी पे है। तो मैं इसको लिख रहा हूं डेल्टा T, बची हुई टर्म जितनी है उसको मैं लिख रहा हूं डेल एक्स अपॉन, सो माइनस डेल एक्स अपॉन KA। मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं, देखिए जरा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लिखने में, एक बार थोड़ा सा देखिए। मैं अपने कंडक्टिव फॉर्मूले को, जो मेरा कंडक्शन का फॉर्मूला है, उसमें डेल्टा T को मैं एब्सोल्यूट कर दे रहा हूं। तो मैं डेल्टा T dt लिख रहा हूं, या टेम्परेचर डिफरेंस है ये, तो मैंने इसको यहां लिख दिया। उसके बाद जो ये बची हुई टर्म है, इसको मैं थर्मल रेजिस्टेंस बोल रहा हूं कंडक्शन का, और इसे मैं डेल एक्स अपॉन KA लिख रहा हूं, और माइनस नीचे मेरे पास है ही ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं। बट सर ये रेसिप्रोकेट कैसे हो गया? dx तो नीचे डिनोमिनेटर में था, बट यहाँ न्यूमरेटर में आ गया। नहीं नहीं, न्यूमरेटर में नहीं आया है, आप फिर से देखते हैं हम। मैं लिख रहा हूं QC इक्वल्स टू डेल्टा T अपॉन, ठीक है, यहाँ पे KA लिख दे रहा हूं मैं, KA यहाँ पे बाहर है, ये ऊपर है, और नीचे जो है डेल एक्स को आप L लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज इन लेंथ को मैं टोटल लेंथ ले रहा हूं, ठीक है। तो डेल्टा T अपॉन A, और यहां KA है, ठीक। यस सर। अब अगर आप इसे मैं रीराइट करता हूं, सो दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा T को मैं माइनस डेल्टा T लिख रहा हूं, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। तो इसको अभी अलग कर दीजिए, इस पे माइनस पे दिमाग ना लगाएं तो। हाँ सर, माइनस को सर हटा दीजिए T1 माइनस T2 करके, तो समझने में आसान होगा। T2 से अलग कर देते हैं उसको। सो दैट इज इक्वल्स टू L अपॉन KA। जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो K ऊपर आ जाएगा, ओके ओके डेल्टा T से मल्टीप्लाई ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही है। यस सर। ओके, तो मैं अब इसको मैप कर दे रहा हूं। मैं I इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन R, जिसे आप रेजिस्टेंस कह रहे हैं, इसे मैं लिख रहा हूं Q कंडक्शन इक्वल्स टू डेल्टा T अपॉन L अपॉन KA। कोई दिक्कत? यहां करंट है, यहां हीट फ्लो है, यहां पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां थर्मल डिफरेंस है। तो जो बचा हुआ टर्म है उसे मैं बोलता हूं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्शन। तो L अपॉन KA को मैं कंडक्टिव रेजिस्टेंस बोलूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं? नो सर। तो ये मेरा कंडक्टिव रेजिस्टेंस है। मैं अपने सिस्टम को
जो हीट ट्रांसफर का सिस्टम है उसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग में कन्वर्ट कर रहा हूं, ताकि मैं जो प्रॉब्लम्स डील करूं उनमें मुझे सहूलियत मिले। ठीक है? ओके सर। तो यहां पे अब हमारा जो QC है उसे मैं लिख रहा हूं डेल्टा T अपॉन डेल अपॉन KA बोल सकते हैं आप, आपकी जो भी इच्छा हो। लेंथ, आप लेंथ को किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है? आप ये बुक टू बुक वेरी करेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि किस बुक में कौन सा पार्ट किस तरह से दिया हुआ है। तो L बाई KA बोल सकते हैं, डेल्टा बाई KA बोल सकते हैं, या आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सर ये कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं आप? फिर से कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं सर आप ये? मैं तो यार अभी कोई बुक यूज नहीं कर रहा हूं। जो इग्नू की बुक है ना सर, उसी में है ना ये? हाँ, उसमें सब मिल जाएगा आपको, बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलेंगे तो मैं नोट्स आपको RGBV के या कहीं कोई भी बुक से भेज दूंगा। आप सर, व्हाट्सएप नंबर एक ग्रुप बना लीजिएगा तो हम व्हाट्सएप पे शेयर कर लेंगे चीजों को। सर ये जो पढ़ा रहे हैं बुक में कहाँ पर है वो इग्नू की, मुझे पूछना था। इग्नू की बुक में मैं आपको, ये थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिएगा कल का, तो हाँ मैं हाँ आपको हाँ बता दूंगा वो। सर ये सर शेयर अगर आप कर। नोट्स भी शेयर कर दें तो ये भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, हाँ सर थैंक वही यू है ना। ठीक है है ना? आपको नोट्स में शेयर कर दूंगा। ओके। ठीक है? तो बेसिकली ये बना। तो अगर हम इसको इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग में देखते हैं तो मैं कोई एक सरफेस पे जिसका इनर टेम्परेचर T1, आउटर टेम्परेचर T2 है, इनके बीच में मैं हीट ट्रांसफर की बात कर रहा हूं, क्यों हीट फ्लो हो रहा है। तो हम इसको इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसकी लेंथ डेल्टा है, थर्मल कंडक्टिविटी K है, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा अपॉन KA, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, और यहाँ का टेम्परेचर T1 और यहाँ का टेम्परेचर T2 है, और इसके बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो आप इसको बहुत आराम से इस तरह से बना सकते हैं, कोई भी एक वॉल के बीच का हीट ट्रांसफर को, T1 और T2, हीट फ्लो रेट Q है, रेजिस्टेंस डेल्टा अपॉन KA है, और इस तरह से आप इस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आप लिख सकते हैं QC इक्वल्स टू डेल्टा T अपॉन KA। ठीक है? इसका एडवांटेज थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है? इसका एडवांटेज समझ लीजिए। अगर मेरे पास पैरेलल में 4 वॉल हैं जिनके इधर का टेम्परेचर T1 और इधर का टेम्परेचर T आउट है, इसको अगर आप T इन और T आउट कर देते हैं, रुकिए मैं थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूं इसको। चलिए यहां थोड़ा सा देखिए कि मेरे पास अगर कुछ डिफरेंट मटेरियल्स की वॉल है और इसके अंदर का टेम्परेचर T इन और आउटर टेम्परेचर जो है वो T आउट है, और आप यहां से कोई हीट ट्रांसफर करना चाहते हैं, हीट कंडक्शन करना चाहते हैं, तो हम इसको, जिसकी लेंथ यहां पे डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 और डेल्टा 4 है, तो अगर आप इसको, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसकी K2 है, इसकी K3 है, इसकी K4 है। ठीक है? तो अगर हम इसे बनाना चाहते हैं तो हम इसका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये T इन और T आउट हो गया। पहले का रेजिस्टेंस डेल्टा अपॉन K1 A1, दूसरे का रेजिस्टेंस डेल्टा 2 अपॉन K2 A2, डेल्टा 3 अपॉन K3 A3, डेल्टा 4 अपॉन K4 A4 हो जाएगा। ये सारे सीरीज में होंगे और इनके बीच की जो सरफेस का टेम्परेचर है
वो T1, T2, T3 आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो T1, T2, T3 इस तरह से ये टेम्परेचर आपको मिल जाएगा। और इससे हमारा प्रॉब्लम जो है, क्योंकि ये सीरीज में है एक साथ, तो आप इस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आप यहां पे देखिए आपको क्या आसानी होगी करने में। मैं इसी चीज को अगर आप डील करेंगे तो आपके ये चारों रेजिस्टेंस जो है वो, तो सम ऑफ रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू, ये सब सीरीज में है, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो जाएंगे। So that is equals to delta 1 upon K1A1 plus delta 2 upon K2A2 delta 3 K3A3 and so on। ठीक है, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। सो हीट ट्रांसफर, कंडक्टिव हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू T in minus T out upon sum of resistance। यहां पे आपको T in मिल जाएगा, T out मिल जाएगा। थर्मल रेजिस्टेंस जो है, क्योंकि हम सीरीज में है रेजिस्टेंस, तो आप बहुत आसानी से इसको डील कर सकते हैं। टोटल रेजिस्टेंस आपको डेल्टा 1, K1, A1 सब पता है, तो आप रेजिस्टेंस टोटल निकाल सकते हैं और वहां से आप टोटल हीट ट्रांसफर को रिपोर्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं थोड़ा सा? यस सर, ऑल क्लियर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है तो ये आपका कंडक्शन का बेसिक फिलॉसफी है। आप कुछ केसेस में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारा कुछ थर्मल कंडक्शन आपको निकालना है और ये वॉल कुछ इस तरह से अटैच है, देख लीजिएगा एक बार, मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पैच बता दूं अगर, तो अगर हम दो वॉल्स के बीच में हम इस तरह से कनेक्ट है और यहाँ एयर भरी है और यह खुला है कोई सरफेस, यहां कुछ नहीं है, कोई मेटल नहीं है, यहां पे एक मेटल है, ये एक मेटल है यहां से और ये एक मेटल है। तो अगर आप इसका कोई रेजिस्टेंस बनाना चाहते हैं, यहां का टेम्परेचर T1 है और यहां का टेम्परेचर T2 है, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे पेज पे ले जा रहा हूं। ये देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मेरे पास कोई दो वॉल है, उनके बीच में जगह है और यहां पे आप दो पैरेलली दो रॉड लगी हुई हैं, रॉड 1 है ये और ये एक रॉड 2 है नीचे लगी हुई है, ठीक है। तो ये अगर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है हमारा और यहां केवल दो रॉड्स के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है और बीच में गैप है, ये जो बीच में दिख रहा है ये गैप है, और अगर आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है तो इसकी नेटवर्किंग जो है वो ऐसे होगी, ये होगा आपका एक सरफेस, ये वाला सरफेस आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद हम यहां पैरेलल फ्लो करेंगे क्योंकि आपके यहां पे, तो ये इस तरह से बनेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। ऊपर और नीचे से आपको हीट ट्रांसफर होगा, बीच में से आपका कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो ये पैरेलल फ्लो हीट ट्रांसफर हो जाएगा। और यही रीजन है, आप यहां पे डेल्टा अपॉन के ए लिख दीजिएगा, जो आप इलेक्ट्रिकल में करते हैं, डेल्टा अपॉन के, K1, K2, K3, K4 आप अलग कर लीजिएगा, और जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल में नेटवर्किंग करते हैं वैसे ही आप यहां करके इन दोनों को पैरेलल में जोड़ लीजिएगा, बीच वालों को, उसके बाद ये तीनों सीरीज में आ जाएंगे, फिर तीनों को जोड़ लीजिएगा, ये आपका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, कंडक्टिव रेजिस्टेंस कहलाएगा ये। सर दोनों वॉल के बीच में जो एयर है उसमें कन्वेक्शन भी तो होगा सर, उसका नहीं बना। कन्वेक्शन होगा, लेकिन हम कन्वेक्शन इतना छोटा होगा कि उसे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि H की वैल्यू, जो कंडक्टिव हीट ट्रांसफर की वैल्यू एयर के लिए है, वो है 0.02। यस सर। तो ये एम्पलीट्यूड इतना होगा छोटा कि उसे हम इग्नोर कर देंगे। ओके सर। क्योंकि प्रॉब्लम कंडक्शन का है, तो वो उसका 0.1, 0.2% हीट ट्रांसफर कर रहा होगा, वहां से होगा, बिल्कुल होगा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम उसे इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम की डिमांड है अभी ये। ओके सर। तो कंडक्टिव हीट ट्रांसफर कुछ इस तरह से ये डील करेगा, और
यहाँ पे हम खत्म करते हैं। तो हम एक आध छोटा मोटा न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास पे स्टार्ट करेंगे यहीं से। और ओके सर, और सर एक चीज पूछना था सर, डायमंड का जो थर्मल कंडक्टिविटी बता रहे थे सर, हम 2-3 जगह देखे, कहीं पे 2300 2200 दिखा रहा है सर, 1000। मैं क्या बोल रहा हूं, जो आपको बता रहा है वो जो डायमंड है उसके उस पर डिपेंड करेगा, डायमंड की क्वालिटी पे। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, जैसे कॉपर है, कॉपर का आपको कहीं कहीं 430 450 भी दिखाएगा, एक रेंज दिखाता है वो। हाँ 380 भी देखे, 385 कहीं पे देखे हैं। कहीं आप 385 देखेंगे, कहीं आप 430 देखेंगे। रीजन उसका वही है कि कॉपर जो है वो हम उसकी कितनी प्योरिटी पे बात कर रहे हैं, उसमें हम अगर बिस्मिथ मिला देते हैं, अगर उसमें 0.0% बिस्मिथ मिला हुआ है या कोई HCP एलिमेंट मिला हुआ है, तो जो प्रॉपर्टीज है वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। ओके सर, ओके सर। तो इट्स डिपेंड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड द ग्रेडिंग ऑफ द मटेरियल। तो अगर डायमंड हायर ग्रेड डायमंड है तो वो 2000 2030 तक भी जाएगा। इन जनरल हम लोग अगर जनरल आप कोई भी बुक खुरमी पढ़ेंगे या राजपूत पढ़ेंगे या SS रतन पढ़ेंगे, इस तरह की कोई भी इंडियन ऑथर पढ़ेंगे, उसमें उसकी वैल्यू 1200 और 1000 के बीच दिखाएगा। ओके सर, ठीक है सर। ओके ओके, गुड नाइट सर। ओके बाय, गुड नाइट। Okay, thank you, sir. ओके बाय बाय।